हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभिकेंद्री बल के बारे में कि वास्तव में अभिकेंद्री बल क्या होता है। अभिकेंद्री बल को समझाने से पूर्व मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में आपने अभिकेंद्री त्वरण और स्पर्शी त्वरण के बारे में सीखे थे। अभिकेंद्री त्वरण कब उत्पन्न होता है? जब आपके वेग की दिशा में परिवर्तन होता है। ये मान लेते हैं आप वृत्तीय गति कर रहे हो, इस बिंदु पर वेग की दिशा ये रहेगी, इस बिंदु पर वेग की दिशा ये रहेगी, इस बिंदु पर वेग की दिशा ये रहेगी। अर्थात प्रत्येक बिंदु पर जो वेग की दिशा बदल रही है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर देख लो तो वेग की दिशा कैसी होगी? बदलेगी। अर्थात अभिकेंद्री त्वरण होगा। अर्थात एक बात स्पष्ट है कि वृत्तीय गति में सदैव अभिकेंद्री त्वरण कैसा होता रहता है? उत्पन्न होता रहता है। अर्थात वृत्तीय गति में अभिकेंद्री त्वरण सदैव उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि अभिकेंद्री त्वरण कब उत्पन्न होता है? जब वेग में परिवर्तन हो वेग की दिशा में परिवर्तन होता है। और हम एक चीज जानते हैं कि वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा अलग अलग रहती है। इस बिंदु पर देखो तो वेग की दिशा ये हो जाएगी, इस बिंदु पर देखो तो वेग की दिशा ये हो जाएगी। अर्थात देखिए, वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा अलग अलग है, वेग की दिशा बदल रही है। अर्थात प्रत्येक स्थिति में वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होगा। लेकिन स्पर्शी त्वरण, क्या यह प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न होगा? देखते हैं हम क्या उत्पन्न होगा क्या नहीं। यदि मैं बात करूं, ऐसा भी उस दिन हमने 3 स्थिति बात करी थी। पहली स्थिति की वो मान लेते 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब पूरी वृत्तीय गति करते हुए किसी कण ने 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से ही क्या किया? गति किया। तो बताइए, कोई स्पर्शी त्वरण हुआ? उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि स्पर्शी त्वरण तब उत्पन्न होता है जब वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। अर्थात वेग की वैल्यू में, यहाँ 5 है, यहाँ 10 हो जाए, यहाँ 15 हो जाए, यहाँ 20 हो जाए, यहाँ 25 हो जाए, यहाँ 30 हो जाए। देखिए, वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है, वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है, तो स्पर्शी त्वरण उत्पन्न होगा। लेकिन क्या इस परिस्थिति में स्पर्शी त्वरण उत्पन्न होगा जहां देखिए वेग के जो परिमाण में परिवर्तन नहीं हो रहा है? 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 5 5 5 5 5 5। अर्थात वेग का जो परिमाण है या वैल्यू है या जिसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वो कैसा है? नियत है इस परिस्थिति में। अब कुछ परिस्थिति में ये बदल भी सकता है कि नहीं? अर्थात इससे स्पष्ट है कि अभिकेंद्री त्वरण तो सदैव उत्पन्न होगा, किंतु स्पर्शी त्वरण सदैव उत्पन्न हो यह आवश्यक नहीं है। अर्थात वृत्तीय गति में अभिकेंद्री त्वरण हमेशा उत्पन्न होता है, किंतु स्पर्शी त्वरण हमेशा उत्पन्न नहीं होता है। ओके, ये बात यदि आपको समझ में आ गई है तो अब अभिकेंद्री बल समझ सकते हैं। देखिए, आप गाड़ी के बारे में जानते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर इंजन होता है। यदि आपको गाड़ी को रोकना रहता है तो इंजन क्या लगाता है? बल लगाता है। अर्थात हम ब्रेक दबाते हैं जिससे इंजन बल लगाता है और गाड़ी आपकी अचानक रुक जाती है। बिल्कुल। अब यदि कुछ सेकंड पूर्व आपकी गाड़ी का वेग मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर था, अब आपको अगले ही सेकंड इसे 60 किलोमीटर पर आवर करना है, तो आप गाड़ी को क्या करोगे? एक्सीलरेट करोगे। अब उस एक्सीलरेट करना है तो आप एक्सीलरेटर को दबाओगे, और जब उसको दबाओगे तो इंजन बल लगाएगा, जिससे जो आपका वेग है वो 50 से अगले ही सेकंड 60 में हो जाएगा। अर्थात यहाँ त्वरण उत्पन्न होगा। ओके, अर्थात यहाँ ध्यान से देखिए कि आपको त्वरण उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को आपको रोकना है, अर्थात एकदम से रोक देना है, अर्थात उसे मतलब कि उसमें मंदन उत्पन्न करना है, मतलब कि उसको एकदम से रोक देना है, तो आपको काय की आवश्यकता होगी? इंजन जो बल लगाएगा उसकी आवश्यकता होगी। यदि आपको उसे एकदम से एक्सीलरेट करना है तो किसकी आवश्यकता होगी? एक्सीलरेटर की आवश्यकता होगी। एक्सीलरेटर जैसे आप दबाओगे तो इंजन बल लगाएगा, जिससे कि त्वरण उत्पन्न होगा। देखिए, पहले वेग था 50, अब हो गया 60, अर्थात वेग में परिवर्तन हुआ। वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? त्वरण। अब इस वेग में परिवर्तन करने के लिए, अर्थात त्वरण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? एक्सीलरेटर की। और एक्सीलरेटर जैसे आपने दबाया तो उससे क्या उत्पन्न हुआ? उससे इंजन ने बल लगाया और जो गाड़ी का वेग था 50, वो कितना हो गया? 60 हो गया। अर्थात आपको त्वरण यदि उत्पन्न करना है तो किसकी आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। यदि आपको यह बात समझ में आ गई है तो अब आपके लिए ये पूरा वीडियो मक्खन हो गया। देखिए, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? अभिकेंद्री त्वरण की बात कर रहे हैं। इस बिंदु पर वेग की दिशा ये है, इस बिंदु पर वेग की दिशा ये, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल रही है, जिससे कि अभिकेंद्री त्वरण उत्पन्न हो रहा है।
अब आप एक चीज अच्छे जानते हैं कि अभिकेंद्रित त्वरण की दिशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर होती है। कहाँ होती है, केंद्र की ओर होती है। पिछले वीडियो से जानते हैं ये बात। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको त्वरण उत्पन्न करना है कहीं भी, तो किसकी आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। अब मुझे बताइए, यहाँ वृत्तीय गति में भी एक प्रकार का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। कौन सा त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण। तो बताइए, अभिकेंद्रित त्वरण को उत्पन्न करने के लिए भी किसी न किसी बल की आवश्यकता अवश्य होगी। तो जो भी बल की आवश्यकता हमें होती है उसे कौन सा बल बोलते हैं हम, अभिकेंद्री बल कहते हैं। अर्थात अभिकेंद्री त्वरण उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, Fc से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे Fc से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अभिकेंद्री त्वरण उत्पन्न करने के लिए आपको अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। ओके, और आपने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू ma। ये गति के जो द्वितीय नियम था उसका क्या है, समीकरण है। बिल्कुल। अब हम इसे लिखते हैं अभिकेंद्री बल के लिए। कैसे लिखेंगे, F की जगह क्या आ जाएगा, Fc, m जैसा का वैसा, और a की जगह क्या आ जाएगा, ac। हम यहाँ अभिकेंद्री त्वरण की बात करेंगे। ओके, m ac का मान कितना होता है, पिछले वीडियो में बताए थे, v²/r। तो बताइए Fc का मान कितना आ गया हमारा, mv²/r। तो ये होता है आपके अभिकेंद्री बल का मान mv²/r। ओके, तो जो आपके अभिकेंद्री बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, mv²/r। ओके, अर्थात यदि हम चीजों को अब अच्छे बेहतर तरीके से समझना चाहे तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल ही वह बल है जिसके कारण अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है। अभिकेंद्रीय बल ही वह बल है जिसके कारण क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है, और उसी के अभिकेंद्रीय बल के कारण ही आपकी वृत्तीय गति संभव हो पाती है। अर्थात यदि कोई आपके पास व्यक्ति आता है और अब बोलता है कि मैंने अभिकेंद्रीय बल के बिना वृत्तीय गति की, तो आप उसे बोलते कि ऐसा संभव ही नहीं है। अभिकेंद्रीय बल के बिना अभिकेंद्रीय त्वरण कभी उत्पन्न होगा ही नहीं, और अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न जब तक नहीं होगा तब तक आप वेग की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते। जब तक आप वेग की दिशा में परिवर्तन नहीं करोगे, आप वृत्तीय गति नहीं कर सकते। अर्थात अभिकेंद्रीय बल के बिना वृत्तीय गति नहीं हो सकती है, क्योंकि इसी बल के कारण अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है और जिससे ही वृत्तीय गति संभव हो पाती है। बिल्कुल। देखिए, अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर होती है। तो बताइए अभिकेंद्रीय बल की भी दिशा क्या होगी, केंद्र की ओर होगी। जो वृत्तीय गति जब आप करते हैं तो देखते ना, प्रत्येक क्षण पर आपकी जो वेग की दिशा होती है वो अलग अलग होती है। इसका कारण भी अभिकेंद्रीय बल है। जब आप वृत्तीय गति करते हैं तो अभिकेंद्रीय बल जो रहता है वो आपकी जो वेग की दिशा में परिवर्तन अभिकेंद्रीय बल ही कराता है। जब आप वृत्तीय गति मान लो कर रहे हो तो प्रत्येक क्षण पे जो आप वेग की दिशा से अलग अलग देखते हो ना, उसका कारण भी क्या है, अभिकेंद्रीय बल ही है। अर्थात अभिकेंद्रीय बल वृत्तीय गति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा भी केंद्र की ओर होती है। क्या होती है, हमेशा केंद्र की ओर होती है। यदि आपको इतना वीडियो समझ में आ गया तो अब आगे की बातें बेहतर तरीके से और समझ में आएगी। अभिकेंद्रीय बल वास्तव में कोई बल नहीं है। अभिकेंद्रीय बल वास्तव में कोई बल नहीं है। इसकी भूमिका जो बल निभाता है उसे हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल किसी का नाम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है नाम। लेकिन प्रिंसिपल का काम जो करता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपकी स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो है मिस्टर शर्मा, तो क्या मिस्टर शर्मा का नाम प्रिंसिपल है? नहीं है। वो प्रिंसिपल की पोस्ट पर कैसे हुए हैं, बैठे हुए, तो हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल। अब कल शर्मा की जगह कोई वर्मा आ जाएगा तो उन्हें क्या बोलेंगे, हम प्रिंसिपल बोलेंगे। अर्थात प्रिंसिपल क्या है, एक पोस्ट है। इसके ऊपर जो बैठ जाए या जो इनका काम करे उसे क्या बोलते हैं, हम प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल किसका नाम नहीं, प्रिंसिपल एक पोस्ट है। उसी प्रकार अभिकेंद्रीय बल भी कोई बल नहीं होता है, वो एकमात्र एक प्रकार की क्या है, पोस्ट है। अभिकेंद्रीय बल क्या है, एक प्रकार की पोस्ट है। जो इस बल का काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, जैसे यह है आपका परमाणु।
अब परमाणु में यहाँ क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, बिल्कुल। अब इसके पास क्या है, धनावेश है, और इसके पास क्या है, ऋणावेश है, तो ये इसको आकर्षित करेगा, बिल्कुल। तो इसे क्या करेगा, अंदर की ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। मतलब कि इसके और इसके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, अर्थात इनके मध्य जो आकर्षण बल लगेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, अभिकेंद्री बल बोलेंगे, क्योंकि उस आकर्षण बल की भी दिशा कैसी होगी, अंदर की ओर होगी। उस आकर्षण बल की भी दिशा कैसी होगी, अंदर की ओर होगी, और वह भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है। और हमने एक चीज बताई कि यदि कोई भी कण वृत्ताकार गति करता है तो उसे उसके लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। अब इस स्थिति में अभिकेंद्री बल क्या है, इस स्थिति में अभिकेंद्री बल है नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लग रहा है, अर्थात इस स्थिति में अभिकेंद्री बल क्या है, आपका आकर्षण बल है, जिसे हम कूलाम बल भी कहते हैं। जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगता है ना, उसे हम कूलाम बल बोलते हैं। अर्थात इस परिस्थिति में अभिकेंद्री बल क्या है, आपका कूलाम बल है। अब दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं सूर्य है, सूर्य, और इस सूर्य के चारों पृथ्वी कैसे लगाती रहती, निरंतर चक्कर लगाती रहती है। सूर्य पृथ्वी पर कौन सा बल लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण ये क्या कर पाती है, सिर्फ वृत्ताकार मार्ग में गति कर पाती है। अब वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है, अर्थात अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होगी। इस परिस्थिति में अभिकेंद्री बल क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की भी दिशा कैसी है, अंदर की ओर है। अर्थात इस परिस्थिति में यदि हम देखें तो आपका अभिकेंद्री बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात अब आपको समझ में आया, अभिकेंद्री बल वास्तव में कोई बल नहीं है, इसकी भूमिका जो बल निभा दे उसे ही हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल बोलते हैं। अभिकेंद्री बल का ये एक जुड़वा भाई होता है अपकेंद्रीय बल, जिसके बारे में हम आगे पार्ट में बात करेंगे। अपकेंद्रीय बल ये इसी का जुड़वा भाई होता है, जिसका ये चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।